गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, सब ठीक। चलो करें आज की क्लास स्टार्ट, है ना। देखिए आज की क्लास है हमारी सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज की क्लास 1, है ना। ठीक है। कल मैंने आपको एक डाउट्स की क्लास दी थी, कुछ डाउट्स बाकी थे बच्चों के। तो ये जो क्लास है ना हमारी, इस क्लास के बाद मतलब आज लगभग दोपहर 12 बजे, हाँ आज दोपहर 12 बजे आपको जो बचे हुए डाउट्स थे ना, कल की क्लास में सारे डाउट्स में सॉल्व नहीं करवा पाया था, ज़्यादा थे, इसलिए एक और डाउट की क्लास आज दोपहर 12 बजे होगी। क्लियर? तो ये क्लास अभी 10 बजे से हमने स्टार्ट की है ना, अगली क्लास जो होगी वो दोपहर 12 बजे से होगी डाउट्स के लिए। क्लियर? ठीक है। और नंबर सिस्टम की क्लास मिलेगी आपको कल या परसों से नंबर सिस्टम की क्लास आपको मिलेगी। क्लियर है ना? ठीक है, समझ आया? तो चलिए करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट है ना। अब मैं बता दूं, अभी हमने चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ा। कई लोगों को ये लग रहा था कि चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज दोनों हो गया, ऐसा नहीं है। वो सिर्फ चक्रवृद्धि ब्याज था। व्यापम में साधारण ब्याज पूछा जाता है बहुत ज़्यादा। चक्रवृद्धि ब्याज व्यापम में देखने में नहीं आया, बहुत लो लेवल के क्वेश्चन, बहुत ईजी क्वेश्चन आए चक्रवृद्धि ब्याज के। साधारण ब्याज की भरमार है व्यापम में। तो अकॉर्डिंग टू व्यापम दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है व्यापम के हिसाब से ये वाला, ये चीज़ आप ध्यान रखें। इसीलिए साधारण ब्याज की आप अपनी शीट देखो, साधारण ब्याज की शीट आपके उस पर डली हुई है। साधारण ब्याज की आप शीट देखो, बड़ी है, उसके शीट के पीछे आंसर शीट भी है। स्टडी मटेरियल में साधारण ब्याज की शीट आपको मिलेगी और शीट के पीछे आपको आंसर शीट भी मिलेगी, है ना। तो साधारण ब्याज की शीट देखना, बहुत लंबी चौड़ी बनाई है मैंने, मतलब साधारण ब्याज के जितने भी संभावित क्वेश्चन हो सकते थे ना, सारे क्वेश्चन एक एक कोने में से ढूंढ के लाकर मैंने वहाँ पर रखा है। एक एक प्रकार का क्वेश्चन साधारण ब्याज का वहाँ पर है, कुछ नहीं छोटा, लिटरली बता रहा हूँ। ठीक है, तो पूरी भरमार है साधारण ब्याज की शीट में। क्लियर? तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक व्यापम का हमारा है साधारण ब्याज, जो हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन साधारण ब्याज पढ़ते पढ़ते चक्रवृद्धि ब्याज की क्लास को रिपीट कर करके देखते रहें। अनलिमिटेड व्यूज़ इसीलिए दिए हैं ताकि आप पुरानी क्लासेस को वर्तमान, जैसे प्रेजेंट में हमारा साधारण ब्याज चलेगा, तो पास्ट की क्लासेस चक्रवृद्धि ब्याज को भी आप रिपीट कर करके देख सकें। ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, समझने वाले लोग चाहिए, है ना। एग्ज़ाम निकालना इजी भी नहीं है और ठीक से मेहनत करो तो टफ भी नहीं है, अपने हिसाब से अपने ऊपर डिपेंड करेगा, है ना। तो साधारण ब्याज पढ़ते पढ़ते आपको डेली चक्रवृद्धि ब्याज के वीडियोस को रिपीट करके देखना है। रात में सोते सोते स्पीड से स्क्रॉल करके देख लिया कई बार। आजकल तो ट्रेंड ऐसा ही हो गया है ना, हम मूवी कैसे देखते हैं हम मूवी, क्योंकि एक तो टीवी पे पिक्चर आती थी, पहले मूवी आती थी 3 घंटे, एड आ रहा है 15 मिनट का, फिर भी बैठे हुए कब पिक्चर आएगी। आज का ज़माना वो ज़माना नहीं है। आजकल हम यूट्यूब पे पिक्चर देखते हैं, स्क्रॉल कर करके फटाफट स्पीड से पूरा खत्म कर देते हैं। समझ आ रही बात? बस जैसे मूवी देखते किन देखते हैं आप, है ना। वेब सीरीज़ वगैरह देखते हो, चलो छोड़ो वेब सीरीज़ तक नहीं पहुँचे आप लोग, पिक्चर देखते हो यूट्यूब वगैरह पे डाउनलोड करके या फिर कंप्यूटर पर डाउनलोड करके, तो उसको अपने हिसाब से आगे पीछे करके फटाफट करते हो कि नहीं करते हो। बस उसी प्रकार से जैसे आप सो रहे हो, सोते समय डेली का रूटीन बना लो कि 10 मिनट मेरे को चक्रवृद्धि ब्याज की क्लास खोल के देखना है। समझ आ रही बात? ये जो मैं बात बोल रहा हूं ना, इसका महत्व कितना है ये समझने में शायद आपको टाइम लग जाएगा अभी। ठीक है, इजी है ना। तो मैं जो बोल रहा हूँ वो करें। सुबह उठे 15 मिनट क्लास चला ली, शाम में सोते समय 15 मिनट क्लास चला ली। इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा मतलब अपने माहौल में इन चीज़ों को ढालना चालू करें। समझ आई बात? ठीक है, ये चाहिए। यदि साधारण ब्याज में डूब गए, चक्रवृद्धि ब्याज को भूल गए तो कोई मतलब नहीं है। फिर जब साधारण ब्याज के बाद लाभ हानि चलेगा तो फिर तो आप लाभ हानि में डूब जाओगे, इसको भूल जाओगे। मतलब आज जो पढ़ रहे हो उस चीज़ को यदि मेमोरी में सेव नहीं कर रहे हो तो जो आज में पढ़ रहे हो वो पढ़ ही क्यों रहे हो, फिर आप पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। यदि आप 2 टॉपिक के बाद आज के टॉपिक को रिवाइज नहीं कर रहे हो कंटिन्यूसली, उसको अपनी मेमोरी में लगातार बनाए नहीं रख पा रहे हो, तो आज में पढ़ने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि कल नया टॉपिक आएगा, आज का फिर उड़ जाएगा। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सारे जितना भी पढ़ते जा रहे हो उसको हर दिन समेटते समेटते आगे बढ़ना है। धीमे धीमे आपके पास धन बहुत ज़्यादा इकट्ठा होता जा रहा है खाते में, सारे धन को हर दिन समेटना है आपको, पकड़ पकड़ के शुरुआत से। ऐसी कोशिश करनी है, रिपीटेशन में कनेक्टिविटी बनाए रखना है ना। तो साधारण ब्याज टॉपिक चालू करते हैं। आज दोपहर 12 बजे सीआई के जो डाउट्स है पुराने वो मिल जाएंगे, और जो भी डाउट्स आते जाएं आपके चक्रवृद्धि ब्याज के, ऐसा नहीं है, आप लगातार भेजते जाएं, है ना। हर 4, 5, 6, 7 दिन में, हर सप्ताह में एक क्लास में डाउट्स की बनाने की कोशिश करूंगा। टॉपिक खत्म होगा जरूरी नहीं है तभी डाउट्स की क्लास बनाऊंगा, है ना।
डाउट्स के लिए मैं आपके सामने आ जाऊंगा, नॉर्मली भी जो भी डाउट्स आपने भेजे होंगे उन डाउट्स के लिए मैं क्लास बना बना के आपके सामने आ जाऊंगा हर 6-7 दिन में। समझ आ रही बात क्लियर? तो कोई भी डाउट्स आप भेजे, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा चिल्लाऊंगा ज़रूर, ऐसा वैसा डाउट्स भेजोगे लेकिन भेजो, उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए आपको, ठीक है ना। तो करते हैं स्टार्ट साधारण ब्याज, है ना। एक बात मेरे को याद आ रही है बहुत अच्छी, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। महाभारत तो सभी देख रहे होंगे, मैं भी महाभारत देख रहा हूँ, उसमें एक बात याद आ रही है। जब युद्ध होने वाला होता है ना कौरव और पांडव का, तो उस समय दुर्योधन और शकुनी मामा का तो बहुत अच्छे से जानते होंगे आप लोग, नहीं? शकुनी मामा आजकल अपने आसपास दिखते कि नहीं दिखते आप लोगों को? चलो छोड़ो, ठीक है ना। तो शकुनी मामा और दुर्योधन कौरवों की टीम, है ना। शकुनी मामा बहुत तेज है, क्योंकि शकुनी मामा जानता था कि वासुदेव कृष्ण बहुत पावरफुल आदमी है, कृष्ण जिसकी तरफ होंगे उधर का पलड़ा भारी रहेगा, शकुनी मामा जानता था। तो शकुनी मामा क्या करता है, दुर्योधन को लेकर जाता है कृष्ण के पास। शकुनी मामा और दुर्योधन दोनों कृष्ण के पास जाते हैं और कृष्ण के पास जाके बोलते हैं, दुर्योधन रोते हुए, यूँ तो दुर्योधन अकेले में तो कृष्ण की भी इज्जत नहीं कर रहा, बोले होगा वासुदेव, है ना, मेरा सामर्थ्य बहुत ज़्यादा है, ऐसा वैसा। दुर्योधन मतलब बड़ा अभिमानी, बड़ा मतलब ईगोइस्टिक पर्सन रहता है, ठीक है। बोले वासुदेव होगा मेरे को कोई, लेकिन शकुनी मामा समझदार रहता है, समझता वासुदेव की ताकत को। तो शकुनी मामा बहला फुसला के दुर्योधन को ले जाता है वासुदेव के पास, ऐसे दया याचना करने थोड़े, ठीक है। तो वासुदेव के पास जाते हैं तो दुर्योधन नाटक करता है, बोले भगवान मेरे को सुख शांति चाहिए जीवन में, मैं थक चुका हूँ, ऐसा वैसा ये वो, इस टाइप से मतलब रोता है कृष्ण भगवान के सामने जाके। दुर्योधन, है ना, जिसने महाभारत देखी होगी, सुना होगा, वो समझ रहा होगा दुर्योधन कौन है और वो किस प्रकार नाटक कर रहा है रोने का कृष्ण के सामने, ठीक है। कृष्ण को कहता है कि हे भगवान, मेरे को अब जीवन में सुख शांति चाहिए, मैं थक चुका हूँ इन युद्ध से, ये सारा काम काज करके, नाटक कर रहा है ना, सुख शांति चाहिए, ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, सुख और शांति चाहिए। कृष्ण कहते हैं संघर्ष ही सुख है, संघर्ष ही सुख है और संतोष ही शांति है। प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा गलत हो सकता है मेरा। कृष्ण कहते हैं संघर्ष ही सुख है और संतोष ही शांति है। कितनी साधारण, कितनी बड़ी बात बोल दी 2 शब्दों में कि संघर्ष ही सुख है। तो कहने का मतलब सबसे पहली बात तो ये है कि संघर्ष ही सुख है, मतलब जीवन का बिल्कुल ये शाश्वत सत्य है कि सुख जो है ना वो संघर्ष का दूसरा पहलू है। तो सुख की प्राप्ति संघर्ष के रास्ते से ही केवल बस हो सकती है और कोई रास्ता इस जीवन में सुख पाने का नहीं है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने 10वीं की परीक्षा दी, साल भर मेहनत करी, है ना। क्या सोचते थे हम, कह रहे यार 10वीं की फाइनल एग्ज़ाम दे दूं, 10वीं की अंतिम परीक्षा दे दूं, उसके बाद 2 महीने की छुट्टी सूखी सूख है। तो वो 10वीं की परीक्षा देने का आपने संघर्ष किया, तब जाके 2 महीने की छुट्टी मिली, आपको सुख प्राप्त हुआ। ऐसे पूरे जीवन को आप एनालिसिस कर लो, विश्लेषण कर लो, आपने कदम कदम पे संघर्ष किया और फिर आपको थोड़ा सुख मिला, फिर संघर्ष किया, फिर सुख मिला। स्कूल ख़त्म हो जाएंगे, गर्मी की छुट्टी आ जाएंगी, कितने मज़े आएंगे। तो स्कूल ख़त्म हो जाएंगे, स्कूल चलते चलते संघर्ष हुआ, उस संघर्ष के बदले आपको गर्मी की छुट्टियों में सुख मिला। तो मेरा ये कहने का मतलब है आप पूरे जीवन का विश्लेषण करके देख लें, संघर्ष सुख, संघर्ष करते हो सुख मिलता है। तो आज में जो कोरोना काल में आप संघर्ष कर रहे हो, है ना, ये जीवन है, दिस इज़ द लाइफ ओनली। अब आप दुखी हो रहे हो, खुश हो रहे हो, आपके ऊपर डिपेंड है। सुख तो आता ही, सुख मतलब मेरी नौकरी लग जाए, ये हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, पैसा आ जाए, ये ख़त्म हो जाए, ये जो भी सुख आपके मन में है ना, ये सब कहाँ से आता है? संघर्ष से। समझ आई बात? तो ये जो संघर्ष कर रहे हो इसको एक्सेप्ट करो, ऐसा मत सोचो कि मेरे साथ गलत हो रहा है, बिल्कुल नहीं। ये जीवन है, यही लाइफ है कि संघर्ष करना ही है, संघर्ष जीवन का पार्ट है। संघर्ष करोगे तो सुख मिलेगा, संघर्ष करोगे तो सुख मिलेगा, संघर्ष करोगे तो सुख मिलेगा, संघर्ष सुख, संघर्ष सुख। अब सवाल उठता है कि सर दुख कहाँ गया फिर? हम तो सुनते सुख और दुख दोनों जीवन है। तो संघर्ष करते समय अब आपके पास आपका नज़रिया, इस संघर्ष के काल को यदि आप दुख मानते हो तो इसको आप दुख कहोगे। संघर्ष का जो काल है इसको आप क्या कहते हो? इसी को दुख कहते हो ना, ठीक है। तो अब आपका नज़रिया है, आप जीवन को कैसे देखते हो?
कि भैया संघर्ष और सुख, संघर्ष या तो आप इस चीज़ को संघर्ष की तरह देखो या फिर इसको दुख की तरह देखो, तो आपके ऊपर डिपेंड है। हमारा पॉजिटिव नज़रिया होना चाहिए कि भैया संघर्ष नहीं है, सॉरी दुख नहीं है, ये जीवन का एक हिस्सा है। संघर्ष करोगे फिर सुख की प्राप्ति होगी, संघर्ष करोगे फिर सुख की प्राप्ति होगी। बहुत शानदार बात बोली है। तो जो संघर्ष आप कर रहे हो, घर पे बैठे बैठे निराश होने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी चीज़, किसी का संघर्ष 1 साल का होता है, किसी का 3 साल में सिलेक्शन हो जाता है, किसी का संघर्ष 3 साल का होता है, किसी का 1 साल में सिलेक्शन होता है, किसी का संघर्ष 1 साल का होता है, किसी की 1 महीने में लॉटरी लग जाती, किसी का संघर्ष 1 महीने का होता है। समझ आई बात? तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये चीज़ें कहीं ना कहीं ऊपर से हमारे लिए कह सकते हैं दूसरा पहलू कि डिसाइडेड है कहीं ना कहीं, लेकिन ये तय है ना, ऊपर वाले ने डिसाइड किया हुआ है कि भैया देखो 5 साल का संघर्ष करना ही करना है, तभी तेरी नौकरी लगेगी, तेरा अच्छा होगा। ध्यान रखें, जितना संघर्ष उतना ही सुख। ये भी कैलकुलेशन बिल्कुल परफेक्ट है, मैंने अपने जीवन के अनुभव से प्राप्त किया है। जितना संघर्ष है उतना ही सुख है, ये भी मैंने अपने जीवन में अपने अनुभव से कह रहा हूँ, लोगों की बातें सुन के नहीं कह रहा हूँ। जैसे एक रबर ले लो, उस रबर को खींच लो, ऐसे करके तान के पकड़ लो, बिल्कुल खींच के। उस रबर को जितना नीचे खींचोगे ना, छोड़ने पे वो उतना ही ऊपर छलांग लगाएगा, जितना कम खींचोगे उतना ही कम ऊपर छलांग लगाएगा। समझ आई बात? तो जितना संघर्ष करोगे उतना ही सुख है। अब हम डिसाइड नहीं कर सकते कि हमें 1 महीने का संघर्ष करके सुख मिलेगा, 2 महीने का संघर्ष करके सुख मिलेगा। समझ आई बात? तो लाइफ को एक्सेप्ट करो कि संघर्ष ही जीवन है, संघर्ष ही जीवन है, एक्सेप्ट कर लो, यही है। हमें सिर्फ हमारा कर्तव्य है सिर्फ कर्म करते रहना, फल की चिंता न करना। जिस दिन ये एक्सेप्टेंस ले आए ना, लाइफ में सारा टेंशन खत्म हो जाएगा, शांति छा जाएगी जीवन में। तो 2 चीज़ें मांगी थी दुर्योधन में कि हे भगवान, मेरे को सुख और शांति चाहिए। तो भगवान ने, वासुदेव ने, कृष्ण ने क्या जवाब दिया कि देख बेटा, सुख तो मिलेगा तेरे को संघर्ष से, संघर्ष ही सुख है, और तू संघर्ष करना नहीं चाहता, तो हमेशा चालाकियाँ करता है, ठीक है, तो संघर्ष ही सुख है। और दूसरा दुर्योधन में बोला था, सुख के साथ दुर्योधन ने बोला था शांति। सुख के साथ क्या बोला था दुर्योधन ने? शांति, है ना। तो कृष्ण ने जवाब दिया कि शांति जो है ना, वो संतोष से प्राप्त होती, संतोष से। अब संतोष क्या है? शांति जो है ना, वो संतोष से प्राप्त होती है। संतोष ही शांति है। जैसे संघर्ष ही सुख है, वैसे संतोष ही शांति है, ऐसा कृष्ण ने जवाब दिया। तो अब सवाल उठता है कि सर संतोष क्या है? तो उसमें कृष्ण ने समझाया, संतोष मतलब जो आपके पास है, इस प्रकृति ने आपको जो दिया है, बस उसी में संतोष। हमेशा थैंकफुल रहना, धन्यवाद करना ऊपर वाले का, जिसका भी जो भी एक शक्ति है उसका धन्यवाद करो हमेशा, कि इतना कुछ दिया तुमने मेरे को, पर्याप्त है, अब मेरे को करना है जो भी करना है। तो संतोष मतलब जो है उसमें संतोष रखो कि हाँ ठीक है। लालच, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप कुछ पाने की कोशिश ना करें, नई चीज़ों को पाने के लिए, बड़े बड़े सपनों को पाने के लिए संघर्ष न करें, इसका ये मतलब कतई नहीं है। संतोष मतलब जो वर्तमान में आपके पास है, बस उसी के लिए धन्यवाद, बस कि जितना है बहुत बहुत धन्यवाद ऊपर वाले का, बहुत बहुत धन्यवाद। बस ये संतोष आप में आ गया तो शांति रहेगी। अब यदि आप ये सोचोगे कि ये मिल जाएगा तो जीवन में शांति आ जाएगी, ये मिल जाएगा तो जीवन में शांति आ जाएगी, नौकरी लग जाएगी तो जीवन में शांति आ जाएगी, नौकरी लग जाएगी तो घर वाले कहना बंद कर देंगे, ये वो, घर वालों सुनना बंद हो जाएगा, ये वो, है ना, शादी हो जाएगी तो सब सेटल हो जाएगा, नौकरी लग जाएगी सब सेटल हो जाएगा, है ना, तब शांति आएगी, ऐसा कतई नहीं। ये एटीट्यूड बदलो। जो है, हमारे माँ बाप है, हमको जितना दिया है, हमको 2 टाइम खाने को मिल रहा है, रहने को घर है, कोचिंग में पैसे भरने को मिल रहे हैं, ठीक है, घर से ही पढ़ पा रहे हैं, जितना भी दिया है ऊपर वाले ने उसमें संतोष है, बस यही जीवन है। तो हर एक पॉइंट ऑफ टाइम के जीवन के हमें संतोष हमारे अंदर होना चाहिए कि जितना मेरे को मिला है उसमें संतोष है। समझ आई बात? अब आगे पाने के लिए संघर्ष करो, उससे कोई नहीं रोक रहा। समझ आई बात? लेकिन ऐसी विचारधारा नहीं पालना कि ये हो जाएगा तब शांति मिलेगी, ये हो जाएगा तब शांति मिलेगी। बचपन से अपने जीवन को एक बार सामने ला के देख लो, आप यही करते आए हैं शायद, मेरी एग्ज़ाम निकल जाएगी तो शांति आ जाएगी, ये हो जाएगा तो शांति, कॉलेज ख़त्म हो जाएगा, 3 साल ग्रेजुएट हो जाऊँगा, शांति आ जाएगी। आई शांति? नहीं आई, नहीं आई।
आप अभी सोच रहे होंगे कि व्यापम में नौकरी लग जाए, मैं ये बन जाऊँ, आईएएस बन जाऊँ तो शांति आ जाएगी। बिल्कुल नहीं, गलत सोच रहे हैं। शादी हो जाएगी तो शांति आ जाएगी, पैसा कमा लूँगा, घर वालों को दे दूँगा तो शांति आ जाएगी। नहीं, एटीट्यूड बदलो। ये जीवन, ये यदि ऐसा सोचोगे तो पाने को तो बहुत कुछ है। क्या क्या पाएगा एक इंसान, समझ आई बात? शांति कभी नहीं। जो है उसमें संतोष, यदि जो है उसमें संतोष करना सीख लिया आपने, इस प्रकृति ने जो दिया है उतना इनफ है, तो शांति वर्तमान में आ जाएगी। समझ आई बात? तो संघर्ष से ही सुख प्राप्त होता है और संतोष से ही शांति है। तो संतोष रखे, जो है बहुत अच्छा है। मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हो, मेरे को सौभाग्य मिला है कि भैया मैं पढ़ा पा रहा हूँ, मैं टीचर बन सका। मैंने संघर्ष किया, 10-11 साल से संघर्ष किया, अथक संघर्ष किया। समझ आ रही बात? बहुत संघर्ष किया है ना। तो उस संघर्ष के ज़रिए कहीं ना कहीं मैं सुख पा रहा हूँ कि आपको पढ़ाने लायक हूँ मैं। आप मेरे को सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं और मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। समझ आई बात? ठीक है, तो यही मैं आपको बताना चाह रहा था। बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं और मैंने ऐसा सोचा है कि हर क्लास के स्टार्टिंग में 2 मिनट, आज तो इसे टाइम ज़्यादा ले लिया मैंने थोड़ा, हर क्लास के स्टार्टिंग में 2 मिनट कुछ ऐसा, ये भगवत गीता है ना, उससे उठाया है मैंने, कृष्ण भगवान जो बोलते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि भगवत गीता का एक एक श्लोक बहुत पावरफुल है, आपको भगवत गीता का सार सुनना चाहिए। इस दुनिया का, इस संसार का आधार है भगवत गीता। कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर है, उसके पीछे जो बैक एंड पे जो किताब है ना, जो आधार है, वो भगवत गीता ग्रंथ है। समझ आई बात आप लोगों को? ठीक है, चलिए बाद में बात करेंगे, ज़्यादा हो गया। कितना टाइम हो गया मेरे को? 15 मिनट हो गए, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। तो खुश रहो, शांत रहो, एंजॉय करो इस जीवन को, जो लाइफ हमें मिली है ना, धन्यवाद दो ऊपर वाले का, और शांति से एंजॉय करो, रिलैक्स्ड, सबका अच्छा करो, संघर्ष करो, संघर्ष करते करते एंजॉय करो। साधारण अभ्यास सीख रहे हो, एंजॉय करो। देखो मैं भी पढ़ाते पढ़ाते एंजॉय करता हूँ। समझ आई बात? ऐसा नहीं है कि फटाफट मेरे को क्लास ख़त्म करके भाग जाना है। कभी कभी होता है ऐसा इन केस, बट हमेशा ऐसा नहीं। आराम से शांति से क्लास पढ़ाओ। मेरा उद्देश्य है कि जो जो इंसान क्लास देख रहा है, हर एक के इंसान के दिमाग के अंदर वो चीज़ जाके फिट हो, क्योंकि हर एक इंसान जो मेरे को देख रहा है वो बहुत बड़ी उम्मीद लगाए बैठे हैं मुझसे। तो ये मेरा बहुत बड़ा सम्मान है कि इतने इंसान मुझसे उम्मीद लगाए बैठे हैं। तो मेरा कर्तव्य है कि एक एक इंसान के दिमाग में मैं उस ज्ञान को ले जाके रखूं, जिस ज्ञान के आधार पे वो एग्ज़ाम निकालेगा आगे। ये मेरा कर्तव्य है। तो मेरा उद्देश्य ये रहता है हमेशा। जब ये उद्देश्य, ऐसे उद्देश्य आपके मन में आएंगे ना, कि आपको जो पैसा मिल रहा है उसके लिए आप किसके लिए क्या कर रहे हो, है ना, तो पैसा मिलना सेकेंडरी है। पहला उद्देश्य क्या है कि भैया जो इंसान मुझसे उम्मीद लगाए बैठा है उसको परिपूर्ण तरीके से मुझे कंप्लीट करना है, उसके बारे में सोचना है। सामने वाला बड़ी उम्मीद लगाए बैठे, कितना संघर्ष करके इधर उधर से कॉलेज पढ़ पढ़ के भाग दौड़ के ना जाने किस इस गोल्डन पीक पॉइंट पे आया है जहाँ उसकी नौकरी लगनी नहीं लगनी। वहाँ जाके जब वो मेरी तरफ इस नज़रिए से देखता है तो मेरा कर्तव्य बनता है कि एक एक चीज़ में शांति से, प्यार से उसके दिमाग के अंदर डालूँ और उसको सेटिस्फाई करूँ। ये मेरा कर्तव्य है। तो जब ये चीज़ें दिमाग में रहती है ना, तो आप चीज़ों को एंजॉय करते हो, मज़ा आता है करने में। यदि मेरे मन में ऐसा आ जाए कि नहीं यार फटाफट ये जो क्लास है साधारण अभ्यास तो मैं 2 दिन में ख़त्म कर दूँ, अगला टॉपिक करूँगा, नया भी चलाऊँगा, नया पैसा आएगा, ये जीवन नहीं है। उसमें शांति नहीं रहेगी, संतोष भी नहीं रहेगा, बर्बाद हो जाएगा इंसान। ठीक है, चलिए समझ गए आप लोग मैं क्या कहना चाह रहा था। इधर देखिए अब आप लोग, क्या है कहानी, साधारण ब्याज हमारा टॉपिक है ना। ठीक है, चलो, चक्रवृद्धि ब्याज टफ था, साधारण ब्याज बहुत सरल है, बहुत ईजी है। चक्रवृद्धि ब्याज टफ था, साधारण ब्याज बहुत सरल है, बहुत इजी है। केवल एक फॉर्मूला है पूरे साधारण ब्याज में, केवल एक ही सूत्र है, एक ही फॉर्मूले से पूरा साधारण ब्याज होगा। लेकिन एक और चीज़ मैं बहुत अच्छे से बता दूं, चक्रवृद्धि ब्याज टफ होता है, साधारण ब्याज इजी होता है। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप साधारण ब्याज को हल्के में लें। साधारण ब्याज को बिल्कुल भी आपको हल्के में नहीं लेना है, लाइटली नहीं लेना है। समझ आई बात? साधारण ब्याज में भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे अभी आगे। समझ आ रही बात? क्लियर? तो सबसे पहले एक टास्क लेता हूं मैं, है ना। साधारण ब्याज बिल्कुल साधारण, इजी है ना। मैंने आपको 8,000 रुपये उधार दिए, क्लियर है ना। आपको यदि कोई भी कमी लगे कि सर क्लास में ऐसी कमी वैसी कमी, ये होना चाहिए वो होना चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम लगे कि सर ऐसा होना चाहिए, कोई भी सुझाव आप देना चाहें, डिस्कशन कॉलम में वो डाउट्स के लिए नहीं है केवल,
डिस्कशन मतलब चर्चा, तो वहाँ पे आप मेरे को सुझाव भी दे सकते हैं, है ना, लिख सकते हैं उसमें कि सर यदि ऐसा होगा तो अच्छा रहेगा, ऐसा होगा तो अच्छा रहेगा, इस प्रकार से आप वहाँ पर अपने सजेशन भी दे सकते हैं, है ना, ताकि मेरी जो कमियाँ हैं मैं भी पूरी करता रहूँ लगातार। इंसान यदि अपनी कमियों को पकड़ के ध्यान देने लग जाए, ये ना सोचे कि मैं कितना ऊपर आ गया, बस वो हो जाएगा। इधर देखो, चलो 8,000 रुपये उधार लिए 3 साल के लिए 5% पर, है ना, एक उदाहरण ले रहा हूँ साधारण ब्याज समझाने के लिए। 8,000 रुपये उधार लिए 3 साल के लिए 5% पर। भैया 3 साल का साधारण ब्याज निकालें, बिल्कुल प्रैक्टिकल, कोई फॉर्मूला नहीं, कुछ नहीं, उधारी की है तो ब्याज तो चुकाना पड़ेगा ना। 8,000 रुपया उधार लिया, कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। किस दर से? 5% की दर से, है ना। 8,000 रुपया उधार लिया 3 साल के लिए 5% की दर से, क्लियर। तो 3 साल का साधारण ब्याज निकालो। अब साधारण है ना यार, तो 5 5 5 15%, 8,000 पे ख़त्म। अरे यार 5 5 5 तो 3 साल में 8,000 पे 15% ब्याज दोगे किन दोगे? आप लोग बताओ ज़रा। 3 साल में 8,000 पे 15% ब्याज आप दोगे किन दोगे? बताओ ज़रा मेरे को, समझे कि नहीं समझे बात को? तो कुछ नहीं करना है यार, साधारण ब्याज कैसे निकालना? 8,000 का 15%। अब 8,000 का 5% 400 होता है क्या? डायरेक्ट नॉर्मली प्रैक्टिकली बिना कलम चलाए भी तो कैलकुलेट कर सकते हैं ना। यदि किसी को हमने 8,000 रुपये 5% पे उधार दिए तो 3 साल में कितना ब्याज आएगा? सोच भी तो सकते हैं इस प्रकार से थोड़ा सा प्रैक्टिकली, है ना। क्योंकि 8,000 का 10% 800 होता है। यदि 10% 800 है तो 5% 800 का आधा 400। यदि 1 साल का ब्याज 400 है तो हर साल 400 होगा। इसी को तो साधारण कहते हैं, हर साल बराबर। साधारण किसको कहते हैं? हर साल बराबर। तो 400 400 400, बताओ साधारण ब्याज 1200 आएगा कि नहीं आएगा? है ना, क्लियर, समझे बात को? साधारण ब्याज कितना आएगा? 1200, क्लियर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कहानी क्या है, या फिर ऐसे भी निकाल सकते हैं भैया 5 5 5 ओवरऑल 15%। यदि चक्रवृद्धि ब्याज होता तो रिजल्टेंट जो बनता वो 15.7625 बनता। कैसे बनता बताया था, समझ आई बात। लेकिन साधारण ब्याज है तो साधारण ब्याज में 5 5 5 कितना हो गया? ये 15%, क्लियर। तो चलिए 8,000 पे ओवरऑल 15%, तो सीधे एक बार में भी निकाल सकते हैं हम साधारण ब्याज कि भैया 8,000 पर सीधे कितना परसेंट है? 15%, है ना। अब आप जानते हो जब प्रतिशत हटेगा तो नीचे में क्या लगेगा? 100 लगेगा। 2 0 से 2 0 कैंसल, है ना। कितना आएगा? 1200 रुपया। तो साधारण ब्याज कितना आएगा? 1200 रुपया। बोले समझे कि नहीं समझे बात को? क्लियर है इतनी बात, है ना। साधारण ब्याज कितना आएगा? 1200 रुपया, ठीक है। 15 × 80, क्लियर। ऐसे भी निकाल सकते हो सीधे 15%, या फिर 5% निकाल के जो आएगा 5% 8,000 का उसको 3 बार ले लो 3 साल में, 1200 रुपये आ जाएगा। या फिर दूसरा तरीका देखो, फॉर्मूला बना देता हूँ अब मैं, है ना। फॉर्मूला कैसे बनता है ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अच्छा 8,000 का 5% आप कितनी बार निकालेंगे? 3 बार। ये यही है ना, इजी, आराम से शांति से। 8,000 का 5% कितनी बार? 3 बार। बताओ ये भी साधारण ब्याज हुआ क्या नहीं हुआ? 8,000 का 5% निकाला और × 3 यानी कि वो कितनी बार ले लिया? 3 बार, है ना। इससे भी आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लेना आप 1200। ये वही है, 5 तिया 15% हो गया हो, ये 15%, 8,000 का 15% यही हो गया, है ना। अब इसको थोड़ा सा आप ऐसे लिखेंगे, 8,000 × 5 × 3 और परसेंट हटेगा तो नीचे क्या लगेगा? 100, क्लियर। अब आप देखो जरा, 8,000 क्या है? मूलधन है। 8,000 को P बोलेंगे क्या? प्रिंसिपल मूलधन। 5 क्या है? दर है, रेट है। 5 क्या है? दर है, रेट है ना। तो 5 क्या है आपका? रेट है ना, क्लियर। ये 3 क्या है? 3 साल टाइम है ना। 3 साल क्या है? टाइम है ना। 8,000 प्रिंसिपल है, 5 रेट है, 3 साल क्या है? टाइम है। तो बताइए PRT/100, PRT/100। यदि इसको P बोलो, इसको R बोलो, इसको T बोलो, ये टाइम है ना 3 साल, समय बराबर 3 साल है कि नहीं? यहाँ पे देखो आप लोग ज़रा, है ना, आराम से। तो PRT/100, तो कहने का मतलब ये क्या बना? साधारण ब्याज का फॉर्मूला बना PRT/100। तो बस ये एक ही फॉर्मूले से पूरा साधारण ब्याज खत्म हो गया। लेकिन इतना इजी भी नहीं समझना, है ना। साधारण ब्याज क्या होता है? PRT/100। बोलो समझे कि नहीं समझे? क्लियर है इतनी बात, है ना। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? PRT/100, क्लियर, ठीक है। चलो समझ गए क्या? तो समझे ना, ये साधारण ब्याज का मैंने इंट्रोडक्शन दिया एक छोटी सी उधारी लेकर, थोड़ा सा प्रैक्टिकली आपको समझाया और ये बताया फॉर्मूला बनता कैसे। अब आप एक चीज़ देखो ज़रा, ये 1200 आंसर लाने में क्या हमें फॉर्मूले की आवश्यकता पड़ी थी? नहीं, हमारा आंसर तो पहले ही आ गया था। आंसर पहले आया, फॉर्मूला बाद में आया। तो
तो आपको आंसर चाहिए कि फार्मूला चाहिए? ऑब्वियसली आंसर चाहिए, तो फार्मूले की ज़रूरत ही नहीं है हमें, लेकिन फिर भी फार्मूले की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस फार्मूले की ज़रूरत पड़ेगी हमें, समझ आई बात? इसलिए मैंने कोने में लिख दिया, आराम से रोक के क्लास को आप कॉपी कर लें, ठीक है? चलिए, है ना, मैंने बोल रहा हूँ इस फॉर्मूले सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, लेकिन ये फॉर्मूला हम हर जगह लगाएंगे नहीं, ओरली काम करेंगे। दो तरीक़ों से काम करेंगे सवालों पे, एक बाय फॉर्मूला थ्योरेटिकली और एक बिल्कुल ओरली बिना पेन के। दो रास्तों से ले जाऊंगा पूरे साधारण ब्याज में, है ना, ठीक है? हल्के में मत लेना, लाइटली मत लेना, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो मैंने जो शीट आपकी अपलोड की है, ठीक है ना, जो शीट मैंने डाली है स्टडी मटेरियल में साधारण ब्याज की, वो शीट उम्मीद है आपने निकाल ली होगी, क्योंकि एक दिन पहले ही डाल चुका हूँ मैं शीट को, एक दिन पहले ही मैंने अपलोड कर दी थी, कल ही। और मैंने बोला भी था पिछली क्लास में कि साधारण ब्याज की शीट आपको मिल जाएगी, वहाँ से ले लें आप, है ना, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। चलो, तो अब सबसे पहले सवाल पे आता हूँ मैं, है ना। टाइप फर्स्ट का पहला सवाल, है ना, देखो ज़रा, टाइप फर्स्ट का सवाल नंबर 1, ठीक है। होमवर्क भी दूंगा मैं, ध्यान रखना, है ना। होमवर्क इसलिए दूंगा ताकि साथ साथ खुद से करोगे ना, खुद से संघर्ष करके जब लाओगे रिजल्ट तो मज़ा आएगा पढ़ने में, है ना। चलो आता हूँ सवाल नंबर 1 पर सबसे पहले, है ना। तो क्या है सवाल नंबर 1, देख लेते हैं, कोई जल्दी नहीं है। हाँ भैया, टाइप फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 जो है शीट का, शीट के पीछे आंसर शीट लगी है, बहुत बढ़िया, प्रॉपर, बिल्कुल कोई मिस्टेक नहीं है पूरी शीट में, बिल्कुल प्रूफ रीड है, शानदार, बहुत मेहनत करके शानदार तरीके से रखी गई है ना। चल, केशव 6 वर्षों के लिए प्रतिवर्ष 5% की दर से साधारण ब्याज पर कर्ज लेता है। केशव 6 वर्षों के लिए 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर कर्ज लेता है। यदि भुगतान की गई कुल ब्याज की राशि 1230 रुपये थी। अब सवाल को देखने के दो नज़रिए, एक सवाल को किस नज़रिए से देखना है, फॉर्मूले के नज़रिए से। एक नज़रिया सवाल को देखने का क्या है, टाइप फर्स्ट बिल्कुल बेसिक है, लेकिन ये बेसिक सवालों के ज़रिए साधारण ब्याज के सवालों को कैसे पढ़ के समझना है, कैसे फिट करना है, कैसे सॉल्यूशन निकालना है, ये मैं आप लोगों को समझाऊंगा, है ना। तो कहानी क्या है, सवाल को, गर्मी लग रही यार है, सवाल को दो नज़रिए से देखना है। एक नज़रिया फॉर्मूले के नज़र से सवाल को देखना है, और एक बिल्कुल प्रैक्टिकल दुनिया में उधारी ली, पैसा दिखना चाहिए, ऐसा, ये दो नज़रिए। तो प्रैक्टिकल दुनिया में लाके सवाल को देखोगे तो वो ओरली करने वाला टास्क होगा, फॉर्मूले से देखोगे थ्योरेटिकली। सबसे पहले फॉर्मूले से बता देता हूँ, देखिए क्या है। अच्छा, इस फॉर्मूले में देखो आपको 4 लोग नज़र आ रहे हैं क्या, एक SI, एक P, एक R और एक T। बताओ 4 लोग दिख रहे कि नहीं दिख रहे, SI, P, R और T। सवाल कैसे बनेगा, बिल्कुल बेसिक तरीका सवाल बनने का क्या है, इन 4 में से कोई 3 का वैल्यू आपको दिया होगा, इन 4 में से किन्हीं 3 लोगों का वैल्यू आपको देगा, किसी चौथे मेंबर का वैल्यू आपसे मांगेगा। तो सवाल को पढ़ के सबसे पहले ये देखो सवाल को समझने का तरीका क्या है। सवाल में ये देखो कि इन 4 में से किन 3 का मान सवाल में दिया है, उसको पढ़ के लिखते जाओ। P बराबर R बराबर T बराबर SI निकालना है, डालो, आंसर आएगा, खत्म होगी फॉर्मूले की बात, क्लियर। दूसरा तरीका ओरली करने वाला, तो पहले फॉर्मूले से करते हैं, पढ़ते हैं सवाल को। केशव 6 वर्षों के लिए, कितने वर्षों के लिए, 6 वर्ष, 6 वर्ष यानी कि टाइम 6 वर्ष दिया है, क्या कोई शक ही नहीं होना चाहिए किसी को, है ना। 6 वर्षों के लिए 5% की दर से, यानी कि रेट 5% है, रेट इज 5%, क्लियर। टाइम 6 वर्ष है ना, समय 6 वर्ष और रेट है 5%, है ना, ठीक है। और इसके बाद भुगतान की गई कुल ब्याज की राशि, कुल ब्याज की राशि है ना, टोटल इंटरेस्ट 1230 है। कुल ब्याज यानी कि कौन सा ब्याज, साधारण ब्याज। कितना है साधारण ब्याज, 1230 रुपये। क्या निकालना है, मूलधन निकालो, बोला है सवाल में, ये देखो ये सवाल है ना। तो मैंने बोला ना सवाल कैसे बनेगा, एक बेसिक सा सवाल कैसे बनेगा। टाइप फर्स्ट में बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कैसे होंगे, मैं बता रहा हूँ, 4 में से किन्हीं 3 का वैल्यू दिया होगा, 3 का वैल्यू रखोगे, चौथे का वैल्यू आएगा, है ना। तो चलो रख देते हैं भैया, SI बराबर PRT/100, है ना। साधारण ब्याज कितना है, 1230 रुपये। मूलधन निकालना है, R का वैल्यू कितना रख दूँ, 5 है ना। टाइम कितना है, टाइम 6 वर्ष, 6 और बटा 100 फॉर्मूला का वैसा
समझ में? इन तीनों का वैल्यू मैंने रख दिया यहाँ पे, तो पी का वैल्यू आ जाएगा क्या? चलो इसको सॉल्व करते हैं ना। इसको यदि हम सॉल्व करें, अरे यार इसको मेरे को इधर लिखना चाहिए, इधर, ताकि उधर दूसरा वाला तरीका बताऊंगा ना तो समझ में आए। साधारण ब्याज 1230 है, मूलधन निकालना है पी। अच्छा, रेट कितना है? 5। टाइम कितना है? 6 साल। ये टाइप फर्स्ट के सारे सवाल होमवर्क मिलने वाले, केवल 3-4 सवाल ही करवाऊंगा मैं, है ना, ध्यान रखना। तो आज की क्लास टाइप फर्स्ट पे आधारित है पूरी, है ना। टाइप फर्स्ट आज की क्लास में पूरा खत्म कर दूंगा मैं, ठीक है। बाकी क्वेश्चन आपको करना होमवर्क में, बाकी डाउट्स में। आपको क्वेश्चन देने का तात्पर्य ये है कि जब आप खुद से संघर्ष करोगे ना, मेरे इन किए गए सवालों को देख देख कर, और खुद से बनने लगेगा सवाल, उसको पढ़ाई कहते हैं। सारे सवाल मैं ही कर दूँ, बस उसी को देखते जा रहे हो, बार बार खुद से कुछ क्रिएट कर ही नहीं रहे हो, वहाँ से पढ़ाई नहीं होती, है ना, ठीक है। तो इसलिए सीखो, रटो नहीं, है ना। मैं एक एक चीज़ बता रहा हूँ। चलो मूलधन निकालना है, निकाल लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं ना। चलिए कैसे निकालना है प्रिंसिपल, ठीक है। अब देखो क्या है कहानी, काट दे। 5 से 20 बार जाएगा क्या ये, है ना, ठीक है। फिर 2 से 3 बार और 2 से 10 बार, क्लियर। 3 से इधर कटेगा 3 से इधर कटेगा ये 410 बार। अब देखो काटने में मत घबराना यार, कुछ नहीं है काटने में, क्या 410 × 10 4100 रुपये उत्तर आ जाएगा। ये लोग यहीं घबरा जाते हैं कुछ कुछ। तो देखो मैं जो लोग ये काटने से घबरा रहे हैं ना, आराम से जैसा मन करे वैसा पहाड़ा चला चला के काटो धीमे धीमे, 2 या 3 बार ऐसे। जो डरता है ना काटने आटने से, जो भी डरता, जिसको भी डर, जिसको भी फोबिया है, लिटरली बता रहा हूँ, वो जो समस्या है ना आपकी, वो कितनी छोटी सी समस्या है। आप 2 या 3 बार केवल इससे लड़ेंगे बैठ बैठ के 15 मिनट आधे घंटे तक, 2 या 3 एक्सप्रेशन से ऐसे लड़ते लड़ते इतने में समस्या दूर हो जाएगी। डटे रहो कि कैसे आएगा। दोस्त से फ़ोन लगा पूछ ले, बताना यार ये ऐसा है, ये मैं भेज रहा हूँ तेरे को, कैसे आएगा बता। जिद, ये जिद जब होती है ना कुछ कर लेने की, तब सीखता है इंसान। सीख तब क्रिएट होती है जिद से, बिना जिद के कुछ नहीं पाओगे, है ना। चल अब इसी क्वेश्चन को यदि हम ओरली करें, चलो छोड़ो, अब सवाल को कहानी के तौर पे देखते हैं। कहानी क्या है? कहानी, आजा भैया कहानी। केशव 6 वर्षों के लिए प्रतिवर्ष 5% की दर से साधारण ब्याज पर कर्ज लेता है। केशव ने पैसा उधार लिया है। आप पढ़ो पढ़ो और बिल्कुल खुद केशव बन जाओ। केशव ने पैसा उधार लिया है कितने साल के लिए? 6 साल के लिए। किस दर से? 5% की दर से। केशव ने 6 साल के लिए पैसा उधार लिया है 5% की दर से। कितने साल? 6 साल। ठीक है भैया, 6 साल के लिए पैसा उधार लिया है 5% की दर से, है ना। तो आप सोचो जरा, 5% उसको 6 साल तक देना है। अब खुद केशव बन जाओगे ना, जब खुद केशव बन जाओगे और सच में कर्ज लोगे, तो ब्याज काउंट भी नहीं करना पड़ता है। वो जो टेंशन और जो तकलीफ होती है ना कर्जा चुका देने की, वो तकलीफ में इतना दम होता है कि अपने आप कैलकुलेट हो जाता है। गणित सीखना भी नहीं पड़ता उसके लिए। वो एटीट्यूड मेरा आपको यहाँ चाहिए कि केशव ने 6 साल के लिए 5% पर उधार लिया है भैया, हर साल 5% ब्याज देगा वो। तो 6 साल में 5%, 5%, 5%, 5%, 5%, 5%, 6 बार। बताओ टोटल ब्याज 30% हुआ कि नहीं हुआ? 5%, 5%, 5%, 5%, 5%, 5%, 6 बार। तो बताइए टोटल 30% ब्याज हुआ कि नहीं हुआ? समझ रहे हो बात को? तो टोटल ब्याज तो केशव को साधारण ब्याज कुल 30% देना कि नहीं देना बताओ। अब हम प्रतिशत की भाषा में केवल बात करेंगे, है ना। तो 5% 1 साल का, तो 6 साल का 30%। दुखी हो गया, नींद नहीं आ रही उसको, रात में नींद खुली, बोले यार 5% 6 साल तक कैसे घर चलाऊंगा, शादी हो गई, अब कर्जा हो गया इतना सारा, कैसे कटेगा और कैसे मैं खुशी से रहूँगा, शांति कैसे आएगी जीवन। मतलब बड़ी तकलीफ़ में है केशव। 5% 6 साल तक, टोटल बताओ 30% साधारण ब्याज हुआ कि नहीं हुआ? और जो उधारी होती है ना, उधारी जो मूलधन होता है उसको हमेशा 100% मानते, याद रखना। जो उधारी होते हैं ना मूलधन, उसको हमेशा क्या माना जाता है? 100%, ध्यान रखना, है ना। तो केशव ने पैसा उधार लिया, है ना, 6 साल, 4, 5, 6, हर साल कितना ब्याज दे रहा है? 5%। हर साल कितना ब्याज दे रहा है? 5%। क्लियर। और जो उधारी होती है ना उसको हमेशा क्या माना जाता है? 100%। साधारण ब्याज की दुनिया में एक चीज़ याद रखना, जब भी आप प्रतिशत में सवालों से खेलोगे, जब भी आप प्रतिशत में सवालों को सॉल्व करोगे, तो मूलधन को हमेशा, मूल राशि को 100% आधार बेस माना जाता है ना। तो इस कहानी में 2 लोगों के बीच की लड़ाई है, एक मूलधन और एक साधारण ब्याज। आप देख रहे हो मूलधन 100% है और साधारण ब्याज 30% है क्या? बताओ ज़रा।
बस खत्म हो गई कहानी। आराम से, शांति से, बिल्कुल प्रैक्टिकल। 5%, 6 साल 30% टोटल साधारण ब्याज हुआ कि नहीं हुआ? और मूलधन हमेशा 100% होता कि नहीं होता बताओ? तो साधारण ब्याज टोटल कितना हुआ? 30%। और मूलधन हमेशा कितना होगा बताइए? 100% होगा कि नहीं होगा? बोलो समझे कि नहीं समझे बात को, है ना? तो मूलधन 100% और साधारण ब्याज कितना है? 30%। अब ये जो 30% साधारण ब्याज है ये 1230 रुपये के बराबर दिया है क्या? है ना? अरे भैया साधारण ब्याज का मान देखो 1230 रुपये दिया कि नहीं दिया? अब हम प्रतिशत की भाषा को पैसे की दुनिया से रिश्ता जोड़ेंगे। हमने प्रतिशत में आधार बना लिया, मूल 100% और ब्याज 30%। अब हम प्रतिशत की दुनिया से रुपए की वास्तविक दुनिया का रिश्ता जोड़ेंगे। तो साधारण ब्याज का वैल्यू दिया हो तो मूलधन निकाल देना, मूलधन दिया हो तो साधारण ब्याज निकाल देना। समझ आई बात, है ना? आराम से, शांति से। तो ये 30% साधारण ब्याज किसके बराबर दिया है? 1230 रुपये। यदि 30% बराबर 1230 रुपये तो 100% बराबर कितना आ जाएगा आंसर? यदि 30% बराबर 1230 रुपये तो मेरे को यहाँ रिलेशन दिख रहा है इंटू 41 का। 3 एकम 3, 3 चौक 12 आ जाएगा 123 और 0 तो लगा हुआ है, इंटू 41। तो इंटू 41 यहाँ करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका? ये बताओ, ये 4100 आएगा कि नहीं आएगा आंसर मूलधन? वो देखो 4100 आया था कि नहीं। अब सवाल उठता है सर ये इंटू 41 आपको कैसे समझ में आ गया? देखो सबसे पहली बात, सर आपने कैसे लिंक पकड़ ली कि गुणा 41 ही है? ये सवाल मैं 1000 बार करवा चुका हूँ, मैंने खुद ने शीट में डलवाया, लिखवाया। मेरे को याद है गुणा 41 का रिलेशन है, याद है, जादू ही नहीं हो, है ना? याद है, लेकिन अनुभव भी है, फिर दिख जाता है कि भैया 123, 3 में किसका गुणा 123 आए तो 1 तिया 3 और 4 तिया 12, 41 ऐसे करके, है ना? तो कोई जादू नहीं है ना? आप आराम से करो। आराम से कैसे करो देखो, मैं बताता हूँ आपको। ये चीज़ मैं बता चुका हूँ पहले भी। 30% यदि 1230 है ना, तो 1% का वैल्यू 1230/30 आएगा कि नहीं आएगा बताओ? हमेशा एक का मान निकाल लो, मैंने बताया ना आपको, हमेशा से बताते आया हूँ मैं कि हमेशा आप एक का मान निकाल ले, है ना? 30% यदि 1230 है तो 1%। ये अकेला सवाल इसलिए मैं आराम से करवा रहा हूँ ताकि सारे सवाल बाकी के आप स्वयं करेंगे, है ना? विश्वास रखता हूँ मैं आप लोगों को, वैसे ही थोड़ी ना है। तो 1% 1230/30, तो 0 0 कैंसल, 123 में 3 से भाग देंगे 41 आएगा, 3 चौके 12, 3 एकम 3। तो 1% 41 है तो 100%, 100 इंटू 41, बताओ 4100 आएगा कि नहीं आएगा? बोलो आएगा कि नहीं आएगा? अब इसी को थोड़ा और सरल आप कर सकते थे। इसी को और इजी कैसे कर सकते थे देखो मैं आपको बताता हूं, है ना? क्या है सवाल देखते से यार, 5% 6 साल 30% ब्याज हो गया, और मूलधन हमेशा 100% होता ही होता है ना? तो इन दोनों को आपस में काट भी सकते हो आप। परसेंटेज कट जाएगा 0 से 0, यानी कि 10 यूनिट और 3 यूनिट, यानी कि साधारण ब्याज यदि 3 यूनिट है तो मूलधन कितना यूनिट है? 10 यूनिट, है ना? ये हमारा माना हुआ। अब ये 3 यूनिट साधारण ब्याज किसके बराबर दिया है आपको? 1230 रुपये। बोलो दिया कि नहीं दिया? यदि 3 यूनिट बराबर 1230 तो 10 बराबर कितना आ जाएगा आंसर? तो ठीक से देखेंगे तो इंटू 410 का रिलेशन है। 3 यूनिट बराबर 1230 तो 1 यूनिट का मान निकाल लो, इंटू 410, तो 10 इंटू 410 करोगे तो बताओ 4100 रुपये आंसर आएगा कि नहीं आएगा आप लोगों का? तो ये भी तरीका आप फॉलो कर सकते हो, है ना? बोलो समझे कि नहीं समझे बात को? ये भी तरीका आप लगा सकते हो, है ना? मतलब 100 और 30 पे सीधे उठाओगे सवाल को तो भी रिजल्ट वही बनना। काट के करोगे तो भैया डेटा थोड़ा छोटा हो जाएगा, मेहनत कम होगी ना। तो कैंसिल क्यों करते हैं? ताकि डेटा थोड़ा छोटा हो जाए, मेहनत थोड़ी हमारी कम हो जाए ना। 10 से 3 तो 3 बराबर यदि 1230 है तो 10 बराबर कितना है ना? 3 बराबर 1230, देखो इंटू 410 का रिलेशन है। इंटू 410 तो 10 इंटू 410 4100 रुपये आएगा कि नहीं आएगा? बोलिए क्लियर है इतनी सी बात आप लोगों को, है ना? ठीक है, आराम से रोक के कॉपी करें। 2 तरीके बताए मैंने, एक फॉर्मूला वाला है, ये वाला। पूरे साधारण ब्याज को मैं दोनों प्लेटफॉर्म पे लेके चलूंगा। ये ओरली है, मैं करता तो ओरली करता। कैसे करता? 30% और 100, 3 और 10, 3 बराबर 1230 तो 3 चौके 12, 3 एकम 3 इंटू 410, 10 इंटू 410 4100 रुपये, है ना? थोड़ा सा कैलकुलेशन पे हाथ जमा हुआ हो, और कॉन्सेप्ट तो कुछ है ही नहीं साधारण ब्याज में। 5% 6 साल 30% और 100%, 3 और 10, 3 बराबर 12 30, 10 बराबर कितना, है ना? तो ये भी इजी है, वो भी इजी, कोई दिक्कत नहीं, है ना? ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा आपको कि आप इसी से करो, उससे मत करो, उससे करो, नहीं, बी कंफर्टेबल। मैं दोनों चीज़ें रख रहा हूँ, ये भी सरल है, वो भी सरल है, कोई दिक्कत नहीं है ना? वो ऐसा है कि उसमें बुद्धि ज़्यादा नहीं लगेगी। 4 में से कोई 3 के मान दिए, वो छापो, लगा आंसर। इधर थोड़ा सा दिमाग लड़ेगा, तो आपको करना चाहिए, है ना?
ठीक है, दोनों सीखना है, मेरा सजेशन है दोनों सीखना है। चलो आगे अगले सवाल पे चलते हैं ना, मिटा दो इसको, रफ कर रहा हूँ है ना। एक मिनट, माइक निकल जाएगा, रुको ज़रा 2 सेकंड, माइक लगा लो थोड़ा सा। अभी ठीक है। हाँ देखो, इसको मिटा देता हूँ मैं, ये फॉर्मूला लगाएंगे हम है ना, सवाल नंबर 2 पे आते हैं। ठीक है, चलो भाई, साधारण ब्याज ना आपका 6 या 7 क्लास में ख़त्म हो जाएगा, मुश्किल से 6 या 7 क्लास मैक्सिमम है ना, बड़ा है फिर भी ख़त्म हो जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज छोटा था लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत खतरनाक थे उसके, यहाँ हल्का, बिल्कुल हल्का। आपने हिमालय चढ़ के आए हो, आप एवरेस्ट पे घूम के आए हो, ये दुनिया बहुत आसान है। ऐसा ही बराबर PRT/100 है। चक्रवृद्धि ब्याज को हर दिन देखना है सुबह शाम, समझ आई बात, एक एक वीडियो को घुमा घुमा कर रिपीट करना है। साधारण ब्याज बराबर PRT/100, क्लियर। चलो तो सवाल नंबर 2 पे आता हूँ, क्या है सवाल नंबर 2, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को है ना। 18% प्रतिवर्ष ब्याज देने वाली बैंक में कितना पैसा निवेश करना चाहिए कि 1200 रुपये प्रति माह कमाया जा सके। तो पहले तो फॉर्मूला लगा लेता हूँ मैं, 18% प्रति वर्ष, यानी कि रेट दिया है 18% है ना, ठीक है, रेट दिया है 18%, ठीक है। 1200 रुपये प्रति माह कमाया जा सके। अब ये सवाल ना, ये सवाल की भाषा कैसी है पता है, मैं क्या बता रहा हूँ समझना मेरी बात को। ये सवाल की लैंग्वेज ऐसी है कि सवाल को पढ़ के आपको लगेगा कि इसमें समय तो दिया नहीं है, ब्याज कुछ क्लियर नहीं दिख रहा पिक्चर। पिछले सवाल में 4 में से 3 लोग बड़े अलग ही क्लियर चमक रहे थे, बड़ा इजीली हमने 4 में से 3 लोगों को सवाल पढ़ के उठा लिया। इस सवाल में, दूसरे नंबर के सवाल में 4 में से 3 लोगों को उठाना थोड़ा सा भारी, आपको समझ में ही नहीं आएगा कहाँ ब्याज है क्या है, समझ में ही नहीं आ रहा। बिल्कुल लिखा, देखो मैं बताता हूँ कैसे। 18% दर है ना, 18% दर है, ठीक है ना। बैंक में कितना पैसा निवेश करना चाहिए ताकि 1200 रुपये प्रति माह कमाया जा सके। 1200 रुपये प्रति माह कमाया जा सके। कमाई ब्याज को कहते हैं, मिश्र धन को नहीं। कमाई क्या होती है, ब्याज। जैसे आपने एक व्यक्ति को 1 लाख रुपया उधार दिया 5% पे, तो 1 लाख का 5% कितना होता है, 5000। तो जब वो रिटर्न करेगा तो 1,05,000 रिटर्न करेगा ब्याज सहित, लेकिन आपकी कमाई कितनी है, 5000। 1 लाख तो आपका, तो कमाई किसको कहते हैं, ब्याज को, ध्यान रखना है ना। तो 18, फिर से पढ़ता हूँ सवाल, इंग्लिश में भी डिक्टेट कर दूंगा है ना। 18% प्रतिवर्ष ब्याज देने वाली बैंक में कितना पैसा निवेश करना चाहिए ताकि 1200 रुपये प्रति माह कमाया जा सके। कितना कमाया जा सके, कितना कमाया जा सके, 1200 रुपया। और कमाई को क्या कहते हैं, ब्याज। प्रति माह यानी कि 1200 रुपया ब्याज 1 महीने का है, यानी कि समय कितना दिया है आपको, 1 माह। और आपसे पूछा है कि वो जो उधार दिया वो पैसा कितना, यही पूछा है ना। 16% प्रतिवर्ष ब्याज देने वाली बैंक में कितना पैसा निवेश करें, कितना पैसा निवेश करें। निवेश करना, लगाना, उसको मूलधन ही कहेंगे, उधारी कहेंगे, है ना, ठीक है। आपने बैंक में जमा करा, निवेश करा, तो वो बिल्कुल शुरुआत वाली मनी है ना, तो उसको हम क्या कहेंगे, मूलधन। बोलो समझ रहे कि नहीं समझ रहे बात को, है ना, उसको हम कहेंगे मूलधन, ठीक है। तो चलो भाई आ जाते हैं। तो ये सवाल हो गया है ना। साधारण ब्याज 1200 रुपये, समय क्या है, 1 माह, समझ आई बात। 1200 रुपये कमाया प्रति माह, यानी कि समय 1 माह, ये फॉर्मूले से। अभी विदाउट फॉर्मूला ओरली भी करवाऊंगा, ठीक है। चलो तो रख देते हैं फॉर्मूला। साधारण ब्याज बराबर, इधर लिख देता हूँ फिर से, है ना, PR, ध्यान रखना सारे सवाल करके लाने हैं आपको, है ना, ध्यान रखिएगा आप लोग। साधारण ब्याज बराबर PRT/100, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, कहानी ऐसी है कि भैया साधारण ब्याज तो रख दिया मैंने 1200, ये रख दिया 1200। प्रिंसिपल तो निकालना है, P तो निकालना है। अच्छा, दर कितनी दी है, 18, तो रेट की जगह रख दूँ 18। टाइम 1 माह, 1 माह, क्लियर। जब भी माह में आएगा, और बटा में 100 फॉर्मूला वैसा का वैसा, जब भी टाइम माह में आएगा ना, जब भी टाइम माह में आएगा, तो जब भी महीने में आएगा तो उसमें आपको लगाना पड़ेगा हमेशा बटा 12, क्योंकि माह को किस में बदलना पड़ेगा, वर्ष में।
माह को किस में बदलना पड़ेगा? वर्ष में, ईयर में। हमेशा जब भी फॉर्मूले में लगाओगे टाइम तो महीने का नहीं, महीने को वर्ष में बदल के लगाओगे। अच्छा, महीने को वर्ष में कैसे बदलते? बटा 12 कर दो तो माह की जगह वर्ष हो जाएगा। तो एक माह को क्या बोलेंगे? 1/12 वर्ष। क्योंकि आप जानते हो कि भैया 12 वर्ष का क्या होता है? एक माह। जब 12 वर्ष का एक माह होता है सॉरी, एक वर्ष का 12 माह है ना। मैं कुछ और सोच रहा था, एक श्लोक याद आ रहा। इधर देखो, एक वर्ष में कितना होता है? 12 माह। यदि 12 माह बराबर एक वर्ष तो एक माह का वैल्यू निकालना ना हमें। तो एक माह बताओ, ये 12 अपॉन में आ जाएगा, 1/12 वर्ष होगा कि नहीं होगा? यानी कि माह बराबर 1/12 वर्ष। तो एक माह 1/12 वर्ष हुआ कि नहीं हुआ? तो समय कितना हुआ बताओ? 1/12 हुआ कि नहीं हुआ? तो समय एक माह यानी कि 1/12 वर्ष। बोलो समझे कि नहीं समझे? क्लियर है क्या? इतनी बात है ना। समय एक माह बराबर 1/12 वर्ष। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें किसी को? एक माह बराबर कितना होगा? 1/12 वर्ष। बोलो क्लियर है कि नहीं इतनी सी बात? जब भी मंथ में आएगा बटा में 12 लगा के उसको वर्ष में कन्वर्ट करेंगे, है ना, आराम से। ये डरा रहा है क्या? शांति रखो, है ना, सब सीख जाओगे। ठीक है, चलो प्रिंसिपल निकालना है, करते हैं कैंसिल। जो कैंसिल हो रहा है मूलधन आ जाएगा। ठीक है, 6 3 6 3 18, 6 दूनी 12 है ना। ठीक है, 3 से 12 हो जाएगा, 3 चौक 12, 400 बार। 400 इंटू 2, 80,000 आएगा मूलधन शायद। 2 इंटू 100 इंटू 400, तो 400 इंटू 100 इंटू 2, 80,000 आएगा टोटल। कितना आएगा मूलधन? 80,000। ये 200 आ गया, 2 इंटू 100, 200 इंटू 400, 2 चौका 8, 8 पे 4 0, 80,000। तो मूलधन 80,000 आएगा कि नहीं आएगा? बताओ ज़रा, बोलो समझे कि नहीं समझे बात को? क्लियर? अब इसको यदि आपको ये जो सवाल मैं कर रहा हूँ ना, ये सवाल इतने ईजी, इतने सरल सवालों के गिनती में करवाए जाते हैं जिनको शायद टॉपिक पढ़ाया जाए तो सॉल्व ही नहीं करवाया जाता इन सवालों को। कि ये सवाल तो आप लोग कर लेंगे ऐसा माना जाता है, लेकिन मैं नहीं मानता ऐसा, क्योंकि मेरे को सारे राज पता आप लोगों के इधर देखो। तो अब इसको ओरली करने की बात है, चलो ओरली करते हैं, तब सुनना मेरी बात, है ना। अब ओरली ध्यान देना। 18% प्रतिवर्ष ब्याज देने वाली बैंक में कितना पैसा निवेश करना चाहिए ताकि 1200 रुपये प्रति माह कमाया जा सके? 1200 रुपये प्रति माह मूलधन निकालना है। ठीक है, अच्छा मूलधन निकालना है तो जो निकालना है मूलधन वो हमेशा कितना होता है? 100%। सॉरी, क्या लिख रहा हूँ यार, दिमाग कहीं और चल रहा है। इधर देखो आप लोग, जो निकालना है मूलधन वो हमेशा क्या होता है? 100% है ना, 100%। क्लियर? तो जो मूलधन आपको निकालना है वो हमेशा क्या होता है? 100%। समझ आई बात? ठीक है, जो मूलधन निकालना है वो हमेशा क्या होता है? 100%। ठीक है, अभी 18% प्रति वर्ष। यदि मैं ब्याज की बात करूं तो बताओ 18% ब्याज है, साधारण ब्याज है, कितने टाइम का है बताओ? 1 वर्ष का है कि नहीं है? उसने बोला ना 18% प्रति वर्ष की दर है। दर मतलब क्या? 1 साल के ब्याज को ही तो दर बोलते हैं। अच्छा, दर मतलब क्या होता है समझते क्या? 1 मिनट रुकना है ना। दर मतलब क्या होता है? 1 साल के ब्याज को ही तो दर कहते हैं। 18% प्रति वर्ष यानी कि 1 साल का 18%। 5% प्रति वर्ष लूंगा भैया ब्याज। मेरे को कार लोन लेना है ना, कार लोन लेना है तो भैया ब्याज दर क्या है? 12% प्रति वर्ष। तो इसका मतलब क्या है? 1 साल का 12% ब्याज। वैसे ही 18% प्रति वर्ष, तो 1 वर्ष का कितना है? 18%। समझे कि नहीं समझे? क्लियर? 1 वर्ष का ब्याज कितना है? 18%। क्लियर? अब समझना बात को, है ना। यदि 18% का वैल्यू मिल जाए रुपए में तो वो रिलेशन बना के मूलधन का मान आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बताओ? अब सवाल में 1200 रुपये प्रति माह दिया है क्या? 18% 1 साल का है, बट वो जो 1200 रुपया है ना वो कितने का है? 1 महीने का। वो जो 1200 रुपया है ना वो कितने टाइम का है? 1 माह का। आराम से शांति रखो, मैं जो बोल रहा हूँ उसमें दिमाग पूरा लगा दो, कंसंट्रेट करो, फुल कंसंट्रेशन आपका मेरे को चाहिए, है ना। तो 18% यदि 1 साल का है और ये 1200 रुपये कब का है? 1 माह का, है ना। ये 1200 रुपये कमाई ना, ये ब्याज ही है ना। 1200 रुपये कमाई है उसकी, 1200 रुपये प्रति माह कमाया जा सके तो 1200 रुपया साधारण ब्याज ही हुआ ना। तो साधारण ब्याज से साधारण ब्याज का ही रिश्ता जुड़ेगा ना। 18% साधारण ब्याज है ना,
तो 18% साधारण ब्याज का रुपए में वैल्यू कितना है। अब समस्या क्या है कि भैया ये 1 साल का है तो ये भी 1 साल का होना चाहिए, फिर तो इसको 1 साल का कैसे करूं? 1 माह का 1200 तो 12 माह का इंटू 12 कर दूं तो बताओ 14,400 रुपया आएगा कि नहीं आएगा 1 साल का साधारण ब्याज। 1 माह का ब्याज 1200, 1 माह का 1200 तो 12 माह का कितना, तो 12 माह का इंटू 12 करेंगे तो 12 एकम 12, 12 माह का 1200 इंटू 12 14,400 आएगा कि नहीं आएगा। अब हुआ कि नहीं हुआ 1 साल का साधारण ब्याज, है ना। तो परसेंटेज से रुपए का रिश्ता तब जुड़ता है जब समय क्या हो, एक ही हो, समय क्या हो, एक ही हो। यहाँ समय अलग अलग था ना, तो 1 वर्ष का 18% जो है ना, प्रतिशत की भाषा में आराम से शांति से मैं छोड़ूंगा नहीं जब तक आपके दिमाग के अंदर ले जाके रख न दो उसको, है ना। ध्यान रखना मैं जो समझाना चाह रहा हूँ। 2 भाषाएं हैं, एक प्रतिशत की एक रुपए वाली। 2 लैंग्वेज चलती है, एक प्रतिशत वाली और एक रुपए वाली। प्रतिशत वाली भाषा से रुपए वाली भाषा का रिश्ता जोड़ा जाता है। प्रतिशत से रुपए का रिलेशन, प्रतिशत से रुपए का रिलेशन, प्रतिशत से रुपए का रिलेशन। समझ आई बात। जैसे 18% बराबर इतना रुपया तो ये रुपया बराबर कितना, ऐसा प्रतिशत रुपया खेल चलता है। तो अब 18% 1 वर्ष का साधारण ब्याज है ना, तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज आप बताओ रुपए में 14,400 आएगा कि नहीं आएगा। ये जो 1 वर्ष में साधारण ब्याज 18% है, 1 वर्ष का साधारण ब्याज आप सवाल पढ़ के आप ही बता दो 1 वर्ष की कमाई कितनी बनेगी प्रतिशत में। वही ब्याज प्रतिशत में 1 साल में 18 है कि नहीं है, वही ब्याज प्रतिशत में 1 साल में 18 है कि नहीं है। यदि वही ब्याज प्रतिशत में 1 साल में 18 है तो वही चीज़ 1 साल का ब्याज रुपए में कितनी, तो जो 1 साल का साधारण ब्याज 18% वो रुपए में कितना है। तो 1 माह का 1200 तो 12 माह का 14,400 आएगा कि नहीं आएगा, बताइए। समझे कि नहीं समझे बात को। तो 18% का मान कितना है 14,400, ये चीज़ आप ध्यान रखना। 18% का वैल्यू कितना है 14,400। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को। 18% का मान कितना है, ये 1 साल का तो ये भी क्या होना चाहिए 1 साल का, है ना। या फिर इसको छोड़ो, नॉर्मली आप सुनो मेरी कि भैया 1 साल का 18% है कि नहीं। 18% प्रति वर्ष जो ब्याज है तो 18% 1 साल का, तो 1 साल का 18% कितना बना, तो 1 माह का 1200 तो 1 साल का 14,400 बना कि नहीं बना। तो 18% साधारण ब्याज 1 साल में किसके बराबर हुआ 14,400। 18% भी साधारण ब्याज है तो रुपए में 1 साल का साधारण ब्याज प्रतिशत में 18 है, तो 1 साल का साधारण ब्याज रुपए में कितना। यदि 1 साल का साधारण ब्याज प्रतिशत में 18 है तो 1 साल का, मैंने बोला ना, एक भाषा प्रतिशत वाली एक रुपए वाली। वही 1 साल का साधारण ब्याज, वही 1 साल का साधारण ब्याज। 1 मिनट रुकना जरा, ये बार बार छूट क्यों रहा है यार, रुको। कहानी क्या है, वही 1 साल का साधारण ब्याज प्रतिशत में और वही 1 साल का साधारण ब्याज रुपए में। तो 1 साल का साधारण ब्याज प्रतिशत में तो 18 है, तो वही 1 साल का साधारण ब्याज रुपए में, है ना। टाइम सेम होना चाहिए, प्रतिशत और रुपए से तभी रिश्ता जुड़ेगा जब दोनों का समय सेम हो। 1 साल का 18% है तो इधर 1 साल का नहीं दिया ना साधारण ब्याज, 1 माह का दिया 1200। यदि 1 माह का 1200 तो 12 माह का 12 इंटू 12, 1200 इंटू 12 14,400 आएगा कि नहीं आएगा। तो मैं क्या बता रहा हूँ आपको कि भैया 18% का मान कितना हुआ 14,400। ये सब आपको ओरली हिसाब किताब लगाना है। शायद कुछ लोग अभी भी ऐसे होंगे जिनको ये रिलेशन न समझ में आया हो, तो एक बार आराम से शांति से देखना, बिल्कुल समझ में आएगा। मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, है ना। 18% बराबर 14,400 तो 100% बराबर कितना। यदि 18% बराबर 14,400 तो 100% बराबर कितना, देख लें क्या। यदि 18% बराबर 14,400 तो 100% बराबर कितना, इंटू 800 का रिलेशन है शायद क्या कन्फर्म है। 18 में क्या गुणा किया कि 14,400 है, इंटू 800। 18 में क्या गुणा किया 800, 0 0 तो आ जाएंगे। 18 8 144 होता ना, 18 8 के 144 और 0 0 इंटू 800। तो इंटू 800 यहाँ करोगे तो 100 में इंटू 800 करोगे तो 2 और 2 4 0 8 पे बताओ 80,000 रुपये मूलधन आएगा कि नहीं आएगा। तो प्रिंसिपल कितना आएगा आपका 80,000 रुपये। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को। घबराना नहीं, लेकिन एक निवेदन है मेरा आपसे कि ये चीज़ आपको आनी चाहिए। 1 साल का 18% तो रुपए में कितना हुआ। अरे 1 साल में जो 18% ब्याज है वो रुपए में कितना बना, तो 1 महीने का 1200 तो 1200 1200 1200 1200 12 बार, तो साल भर का 14,400। तो साल भर का प्रतिशत में 18 और साल भर का रुपए में 14,400, तो 18% ब्याज का वैल्यू रुपए में 14,400। यदि 18% बराबर 14,400
तो 1% बराबर 800 आएगा। अलग से भी निकाल सकते हो। यदि 18% बराबर 14,400 तो 1% का वैल्यू इधर निकाल देता हूँ। 1%, वेरी सॉरी मैंने ज़्यादा टाइम लिया इसमें, माफ़ी चाहूँगा, ज़्यादा समय लिया इस सवाल में, लेना ज़रूरी था। 1% बराबर 800 तो 100% बराबर 100 × 800, बताओ 80,000 रुपये आएगा कि नहीं आएगा। इसलिए इतना समय ले रहा हूँ ताकि जो मैं सवाल दूँ होमवर्क में, टाइप 1 पूरा घर से करके लाओ आप। टाइप 1 में लगभग 30 एक सवाल है, 30 नहीं 23 एक सवाल है ना। 23 में से 4, 5, 6 सवाल मैं करवाऊंगा, बाकी आपको खुद करके लाना है घर से, है ना। ठीक है, एक फॉर्मूला वाला तरीका बता रहा हूँ कि ये वाला तरीका बता रहा हूँ। 55 मिनट हो गए, 5-1 मिनट की क्लास और लूँगा, बस एक और सवाल करवाऊँगा शायद, उसके बाद आपको करना है ना। होमवर्क दो, उसके ऊपर जितना जोर लगाओगे ना उतना अच्छा गणित बनेगा आपका। ठीक है, चलो सवाल नंबर 3 पे आता हूँ। ठीक है, मिटा दो इसको। ये ऐसी चीज़ों पे दिमाग आपका धीमे धीमे काम करना चालू करेगा, है ना। बाकी ये प्लेटफॉर्म तो दिया हुआ है आपको, ठीक है, लेकिन ये आपको करना है हर सवाल में। ठीक है, अभी मैं समझाऊंगा इन दोनों की केमिस्ट्री आगे आगे, है ना। चलो सवाल नंबर 3 पे आते हैं। ये सवाल नंबर 2 था हमारा, एक ही लिखा हुआ लेकिन ये 2 था टाइप फर्स्ट का, है ना। अब मैं आ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3 पर। सवाल नंबर 3 पर आते हैं। ठीक है, आज 12 बजे डाउट्स की क्लास आएगी आपकी, अगली वाली, है ना। चलो, और जो भी डाउट्स आप डिस्कशन कॉलम में डालते हैं, एक चीज़ ध्यान रखें, जैसे ही आप डिस्कशन कॉलम में डाउट्स को डालोगे, है ना, ठीक है, यदि आप इमेज अपलोड करोगे तो उसको सामने आने में टाइम लगता है। यदि आपने इमेज अपलोड की है ना, मान लो डिस्कशन कॉलम में आपने डाउट्स के तौर पे कोई इमेज डाला है, वहाँ पे कोई फ़ोटो लेके गैलरी में जाके इमेज डाला है, तो वो इमेज डालते से ही आपको वहाँ इमेज नहीं दिखेगा, वो थोड़ी देर बाद दिखता है। तो आप ये मत डरना कि इमेज तो डाल दिया लेकिन दिख नहीं रहा, बार बार डाले जा रहे हो उसको, नहीं, एक ही बार डाल के छोड़ दो, थोड़ी देर में अपने आप प्रेजेंट हो जाएगा। एक्चुअली जब तक मैं अप्रूव नहीं करूँगा ना अपने एडमिन से यहाँ से, तब तक वो नहीं दिखेगा। तो आपके डालने के बाद मेरे को अप्रूव करना पड़ता है, तब जाके वो दिखेगा वहाँ पे कि आपने डाला है। तो एक बार डाल के छोड़ देना, है ना, वो आ जाएगा धीमे से। ठीक है, टाइप फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। चलो भैया सवाल नंबर 3 की बात करते हैं ना। क्या है सवाल नंबर 3? गौरी ने 50,000 रुपये का लोन 10% के दर पर बैंक से लिया और एक स्कूटर खरीदा। 50,000 रुपये का लोन लिया 10% पे और एक स्कूटर खरीदा। 3 साल बाद उसने कर्ज चुका दिया। उसने कुल मिलाकर कितनी राशि जमा की? देखो भैया, 50,000 रुपये का लोन लिया 10%, 3 साल और स्कूटर खरीदा। 50,000 रुपये का लोन लिया 10%, 3 साल, है ना। 10% कितने साल? 3 साल। और क्या खरीदा? एक स्कूटर खरीदा, है ना। 50,000 का लोन लिया 10%, 3 साल, और क्या खरीदा है? एक स्कूटर खरीदा। समझ आई बात? अब देखिए यहां पर कहानी क्या है, सुनिए। स्कूटर खरीदा, ठीक है, 10% का लोन लिया और स्कूटर खरीदा, ठीक है। 3 साल बाद कुल कितना चुकाना है उसको? तो चलो पहले फॉर्मूले से कर ले। मूलधन कितना है? 50,000 जो लोन लिया उसने। 50,000 मूलधन है, दर कितनी, रेट कितना है? 10%, है ना। अच्छा, टाइम कितना है? 3 साल। समय है 3 वर्ष। क्लियर? टाइम आपका 3 ईयर्स है ना। समय है 3 वर्ष, ठीक है। क्या निकालना है? कितना लौटाएगी? तो लौटाएगी वो क्या है? मिश्र धन है। जो लौटाएगी टोटल कैसे लौटाएगी? मिश्र धन। टोटल कुल मिलाकर कितना लौटाएगी, यानी कि मूल प्लस ब्याज दोनों मिला के लौटाएगी कि नहीं लौटाएगी। तो क्या निकालना? उसको अमाउंट निकालना है। तो लौटाने वाला पैसा कैसा बनता है? मूल और ब्याज। तो मूल तो ही 50,000, यदि इसमें ब्याज निकाल के जोड़ दें तो आ जाएगा क्या आंसर? सामने वाला जो पैसा लौटा वो ब्याज सहित लौटाता है ना। मूल और ब्याज दोनों मिला के जो बनता है वो पैसा सामने वाला लौटाता कि नहीं लौटाता, बताओ जरा मेरे को। समझ रहे हो बात को, है ना। तो मूल कितना है? 50,000, है ना। और 50,000 में यदि ब्याज जोड़ देंगे मतलब हमें साधारण ब्याज निकालना कि नहीं निकालना, बताओ। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला वो रहा, PRT/100। लगा दो वैल्यू, PRT/100। तो P कितना है? 50,000। P का मान 50,000 रख दूँ क्या? रेट कितना? 10%। R का वैल्यू 10 रख दूँ क्या? टाइम कितना है? 3 साल। टाइम का वैल्यू 3 रख दो क्या? अपॉन में 100। 2 0 से 2 0, है ना, ठीक है। कितना आएगा ये? 15,000 रुपये। बोलो समझे कि नहीं समझे? साधारण ब्याज 15,000। तो 50,000 में 15,000 जोड़ो, ब्याज सहित बताओ 65,000 लौटाना होगा कि नहीं लौटाना होगा, बताओ ज़रा। तो ब्याज सहित कितना लौटाना पड़ेगा बताओ? 65,000 लौटाना पड़ेगा क्या? तो
तो टोटल कितना कर चुकाएगी 65,000। क्लियर। अब आपको इधर से देखना है तो ऐसे भी निकाल सकते हो नॉर्मली सामान्यतः कि भैया 50,000 पे 30% ब्याज है। 50,000 पे कितना ब्याज है 30%, तो 50,000 का 30% 15,000 है ना, नॉर्मली बिल्कुल ओरली कैलकुलेट। 10% 3 साल, तो 50,000 पे 30%, तो 50,000 का 10% 5,000, 10% 5,000, तो 30% 5,000 3 बार 15,000, 50,000 प्लस 15,000, बताइए 65,000 चुकाएगी कि नहीं चुकाएगी। बहुत साधारण सवाल है। सवाल को फॉर्मूले की नज़र से देखना बंद करो और प्रैक्टिकल नज़रिए से देखना चालू करो। हर सवाल का एक प्रैक्टिकल नज़रिया आपको पकड़ में आना चाहिए, है ना। ठीक है, तो कितना आएगा ये 65,000। ठीक है, या फिर वैसे करना है नॉर्मली प्रतिशत में, तो मूल हमेशा 100 होता है। अच्छा, साधारण ब्याज यहाँ का 30 होगा क्या, और हमें अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट बताओ, मूल और ब्याज दोनों मिलके अमाउंट बनता कि नहीं बनता, तो अमाउंट 130% बनेगा कि नहीं बनेगा, बताओ ज़रा, बोलो बोलो भैया, समझे कि नहीं समझे। 100% मूलधन है, 30% ब्याज है, तो अमाउंट 130 बनेगा। अब हमें दिया है मूलधन, क्या दिया है मूलधन, है ना, तो मूलधन कितना बताइए 100% है क्या, और क्या निकालना अमाउंट, तो अमाउंट बताओ 130 है क्या। तो या तो ऐसे कर लो, मूलधन और मिश्रधन के बीच की लड़ाई है। मूलधन यदि 100 है तो बताओ अमाउंट 130 होगा कि नहीं होगा। मूलधन यदि 100 है तो बताइए अमाउंट 130 होगा कि नहीं होगा, बताओ जरा। मूलधन यदि 100 है, 30% ब्याज है, तो अमाउंट 130, यानी 100% उधर लिया, 130 चुकाना। तो 100% मूलधन 50,000 रुपये के बराबर दिया है क्या, 100% बराबर 50,000, तो 130 बराबर कितना आ जाएगा आंसर। या फिर इसको भी काट लो ना यार, 100 और 130 को काटो आपस में, पी और ए का रेशियो बना लो। परसेंट गया, 0 गया, 10 और 13 है ना, तो 10 बराबर क्या दिया आपको 50,000, तो इंटू 5,000 का रिलेशन है कि नहीं है। 10 में इंटू 5,000 तभी तो 50,000 आएगा, तो इधर 5,000 करेंगे तो 13 पंजे 65, बताओ 65,000 आएगा कि नहीं आएगा, तो उत्तर क्या आएगा 65,000। ये यहाँ तक आप ओरली आ सकते थे 10 और 13 पे। 100% मूलधन है और 10% 3 साल 30% ब्याज है, 100 प्लस 30 130, तो 100 उधार लिया 130 चुकाना है। अरे यार 10% 3 साल 30% ब्याज है, 100 उधार लिया 30 ब्याज 130 चुकाना है, 100 उधार लिया 130 चुकाना है, तो 100 और 130 10 से 13, तो 10 बराबर 50,000, 10 से 13, 10 से 13, 10 बराबर 50,000, तो 13 बराबर कितना 50,000 65,000। या फिर ऐसे निकाल लो, जब मूलधन दिया उधारी दी हो तो सवाल इजी हो जाता है। बाकी बेसिक तरीका फॉर्मूला लगाने वाला, समझ आई बात क्लियर। कितना टाइम हो गया, यदि टाइम हो गया होगा तो बाकी के सवाल सारे होमवर्क है, पीछे आंसर शीट दी है, बढ़िया खूब अच्छे से अपने दिमाग का अपने मस्तिष्क का यूज़ करिएगा आप लोग, है ना, और ये सवाल करके लाइएगा। बाकी हम मिलते हैं कल साधारण बैच की क्लास में आगे, ठीक है। ऐसा नहीं टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन मैं नहीं करवाऊंगा, मैं करवाऊंगा टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन, ऐसा नहीं है, लेकिन आप करके लाइए जितना हो सके। क्लियर, सारे क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा टाइप फर्स्ट के, जो होमवर्क देना हो होमवर्क में ही दूंगा मैं। क्लियर, समझ आई बात, ठीक है। तो चलिए, बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया, मोटिवेटेड रहें, शांति से पढ़े, आराम से पढ़े, लेकिन संघर्ष में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, पेशन होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, जिद होनी चाहिए कि आज ये करना है। चलो ठीक, तो कल मिलते हैं साधारण बैच की क्लास में। अभी 12 बजे डाउट्स की क्लास है, ठीक है ना। और नंबर सिस्टम की क्लास के बारे में बताता हूँ मैं, कल बताऊँगा, शायद कल ही क्लास हो जाएगी या फिर परसों क्लास स्टार्ट हो जाएगी नंबर सिस्टम की, है ना। चलिए ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, रिवीजन करते हैं, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू।